रोलिंग मोशन क्या होता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को ही बोलते हैं रोलिंग मोशन। जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ रहे हैं और घूम रहा है चक्का, चक्का आगे भी जा रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, आगे भी बढ़ रहा है और ये घूम भी रहा है ओमेगा से। तो ऐसे केस में यहां पे टी लग रहा है और जो घूम रहा है यहां पे आर लग रहा है। तो अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को बोलते हैं हम लोग रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। क्लियर है, रोलिंग मोशन बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो मास कंसंट्रेटेड होता है उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। हमारे बॉडी का जो हमारा टोटल मास कंसंट्रेटेड जिस पॉइंट पे होगा, मान लो ये रिजिड बॉडी है, इसका टोटल मास जहां पे कंसंट्रेटेड होगा, तो कंसंट्रेटेड कहां पे होगा, जहां पे ये क्या करे, जो दोनों बैलेंस कर ले, जहां पे ये बैलेंस हो जाएगा वहां पे इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड है। तो जहां पे किसी भी बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का जहां पे टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, बीच में नहीं। सेंटर ऑफ मास ये मत समझ लेना कि किसी भी रिजिड बॉडी का ग्रेविटी क्या होता है। तो इस अर्थ पे, इस धरती पे हमारा जितना सेंटर ऑफ मास वही चीज कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर जी का मान सेम है तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है ना, सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा इस हमारे अर्थ सरफेस पे, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जी होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। जहां भी हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और जो बच्चा कहीं ना कहीं ड्रॉपर होंगे, कहीं ना कहीं किसी क्लासेस में पढ़े होंगे इस चैप्टर को, तो अच्छे से भी पढ़े होंगे। और कुछ बच्चे को ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, सवाल नहीं बन रहा होगा नीट या जेईई मेंस के पीवाईक्यू वाला सवाल। तो आज मैं आपको रोटेशनल मोशन का सबसे पहले बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे कि रोटेशनल मोशन के बेसिक्स क्या है। जब तक हम लोग बेस को नहीं कंप्लीट करेंगे, बेसिक को नहीं जानेंगे, तो फिर मेरे को ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। ये रोटेशनल मोशन आप बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक देखेंगे फिजिक्स के, तो जिसमें कि रोटेशनल मोशन में बहुत सारा टॉपिक्स किया गया। हालांकि हम सोचे कि अलग पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, इसी रोटेशनल मोशन के अंदर ही हम लोग, जैसे कि सेंटर ऑफ मास हो गया, जैसे कि टॉपिक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बहुत सारे टीचर्स रोटेशनल मोशन में स्टार्ट करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग रोटेशनल मोशन के सबसे बेसिक चीजों को जानेंगे, सेंटर ऑफ मास को। देखिए, रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है ना बाबू, ये पूरे मैकेनिक्स में जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं ना, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो वर्क एनर्जी पावर क्यों ना हो, ये सारे का एप्लीकेशन होता है। तो सोच सकते हो ना ये चैप्टर कितना बड़ा है। जी हां, चैप्टर जितना बड़ा है उससे आपका सोच होना चाहिए, उससे बड़ा। लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से इस लेक्चर को देखिएगा। कोई भी डाउट आएगा मेरे से क्वेश्चन अराइज कीजिएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा और नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा। क्या करिएगा, नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा। हम सभी बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या जो बच्चे कहीं और ऑनलाइन क्लासेस या कहीं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, सबके लिए मेरा यही बात है कि आप लोग, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपको फिर भी देखना है तो लेक्चर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। हम ये गारंटी ले रहे हैं, हम ये 100% दावा कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। एक भी आप फिर रियलाइज करोगे यार रोटेशनल मोशन कितना इजी चैप्टर है। बिल्कुल इजी होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी होने वाला है। चलिए, हम लोग लेट नहीं करेंगे, इस रोटेशनल मोशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि रोटेशनल मोशन कैसे हम लोग कवर करेंगे, रोटेशनल मोशन के बेसिक्स को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या हमारा, रोटेशनल मोशन। चैप्टर का क्या नाम है, रोटेशनल मोशन। अब देखो, नाम है रोटेशनल मोशन, नाम से ही पता चलेगा जो भी चीज रोटेट कर रहा है, जो भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन इज जस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखो, पंखा चल रहा है, रोटेशनल मोशन। हम लोग घूम रहा है, फुटबॉल घूम रहा है, रोटेशनल मोशन। घूम रहा है सिर्फ अपने एक्सिस पे, ये नहीं कि अपने पोजीशन को भी बदल रहा है, अपने एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पे अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो किसका एग्जांपल होगा, रोटेशनल मोशन। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी को। क्या देखेंगे इसमें, रिजिड बॉडी। सबसे पहले हम लोग रोटेशनल मोशन में जानेंगे रिजिड बॉडी, क्योंकि इस चैप्टर को जब तुम अच्छी किताबों को देखोगे फिजिक्स में, तो ये दिया गया रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्या बोला गया, इसको बोला गया रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इस वजह से हमको सबसे पहले समझना होगा बाबू कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी मतलब ठोस बॉडी, सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो ये हमारा रिजिड बॉडी है। अब इसको फिजिक्स के भाषा में कैसे समझेंगे, इस रिजिड बॉडी को रोटेशन की भाषा में कैसे समझेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी होता है। समझो, देखो, जैसे कि मान लो यहां पे मेरा कोई बॉडी है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि बॉडी बना हुआ, जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। अब मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब देखो,
अब देखो गौर करो, अगर इस पार्टिकल के बीच का ये दूरी x है, ये दूरी y है और ये दूरी z है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको रोटेट किया जाए, इसको मान लो क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, रोटेट किया जाए, रोटेट किया जाए, इस बॉडी को घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, तो रोटेट किया जाए, रोटेट करो इस बॉडी को, क्या करो, रोटेट करो। अब जब रोटेट करोगे उसके बाद इसका जो अगर जो दूरी है वो अनचेंज रह जाएगा, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड देयर पोजीशन, अनचेंज्ड देयर पोजीशन, उसका जो पोजीशन होगा वो अनचेंज होगा। कैसे होगा सर, इसको मान लो रोटेट कर दिए, इसको रोटेट करके ऐसे बना दिए, तो जो x था, जो a था, ये था, ये सबके बीच का जो पोजीशन होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो ये x था x ही रहेगा, ये y था ये y ही रहेगा, ये z था z ही रहेगा। क्या मेरा बात समझ रहे हो, क्या ये समझ रहे हो? रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे फिजिक्स के भाषा में? अगर किसी भी चीज को रोटेट किया जाए, रोटेट किया जाए तो पार्टिकल के बीच का जो पोजीशन है अनचेंज्ड देयर पोजीशन, किसके किसके बीच का, बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पॉइंट्स लिखोगे या पार्टिकल्स लिखोगे? अरे बात को समझ रहे हो? तो अगर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, यही चीज कहलाता है रिजिड बॉडी। मतलब घुमाओ मोड़ो फेरो कुछ भी करो फेंको, लेकिन इसके पार्टिकल्स के बीच का जो दूरी होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब अनचेंज्ड रहने वाला है। क्लियर है ना बाबू? जी सर क्लियर है। तो याद रखोगे ना? जी सर याद रखेंगे। अब गौर करना, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग तो समझ गए रिजिड बॉडी क्या होता है। अब इसके बाद हमको ये बता, रोटेशनल और मोशन देखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बाबू? तो कोई भी चीज, जैसे हम लोग चल रहे हैं, आगे की ओर भाग रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये आगे की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, ये कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है ना? सेम पॉइंट पे जाने में। अब कैसे डिफाइन करोगे? अगर कोई फिजिक्स के भाषा में पूछ रहा है ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओगे, आगे पीछे आया, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इसको फिजिक्स के भाषा में कैसे देखोगे? मतलब देखो, फिजिक्स के भाषा में समझना है। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, आरबी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम यहां से इस बॉडी को चला के x डिस्टेंस ट्रेवल किए और ये यहां पे आया, ये पॉइंट यहां था, यहां भी यहीं रहेगा, 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 ये पॉइंट यहां था, यहां भी यहीं रहेगा। मतलब पैरेलल ही चलेगा एक एक पॉइंट्स। हर पॉइंट जो है इस रिजिड बॉडी का, हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट या ये हर एक पार्टिकल या पॉइंट, हर एक पॉइंट पैरेलल ही चलेगा। ऑल पॉइंट्स मूव पैरेलल, हर एक पॉइंट पैरेलल चलने वाला है। अगर इस रिजिड बॉडी को उठा के यहां रख दो, इस रिजिड बॉडी सेम है, यही चीज यहां पे रख दिए, तो ये सब आपस में क्या है बउआ? ये सब आपस में क्या है सर? पैरेलल है, पैरेलल ही चलेगा, ये सब आपस में पैरेलल चलेगा। ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। अगर पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल चले तो वैसे को मोशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? अरे बात को समझ रहे हो? पैरेलल चले, बहुत सारा पार्टिकल से पॉइंट्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब पैरेलल है, यहां पे आ गया, ये सब पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स या पार्टिकल्स, ये सभी पॉइंट्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या चलेंगे? एवरी पॉइंट्स मूव्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट मूव्स, एवरी पॉइंट मूव्स पैरेलल
टू ईच अदर। सभी पॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। क्या चलेंगे बाबू? पैरेलल चलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना बाबू? जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, जो भी चीज सीधा आगे चले पीछे आए, आगे चले पीछे आए। जैसे कि यहां पेड़ से मान लो कि कोई चीज गिर रहा है, सीधा गिरेगा तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे, जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, जो पॉइंट्स मूव करेंगे, क्योंकि बॉडी को तुम छोड़े, बॉडी तो मूव कर रहा है ना, उसके साथ साथ उसके पॉइंट्स जो है फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉइंट्स जो है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स इसमें फिक्स्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। पॉइंट्स मतलब पार्टिकल्स जो है, ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। किसमें बाबू? ट्रांसलेशनल मोशन में। अगर कोई पूछे क्या होता है तो बोलोगे पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, जो पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड रहते हैं मूव करने पे, तो ऐसे को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? जैसे कि देख लो हमारा एग्जांपल, यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल, जैसे कोई कार चल रहा है, आगे जा रहा है, तो कार मान लो एक रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी है। ये कार क्या है बाबू? ये एक रिजिड बॉडी है। क्लियर है ना? आगे की ओर बढ़ रहा है तो सभी पॉइंट्स इस बॉडी का वो पैरेलल मूव करेंगे। जैसे किसी पेड़ से सेब गिर रहा है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। जैसे फुटबॉल घूम के नहीं जा रहा है, फुटबॉल को फेंके हो डायरेक्ट फेंके हो, तो एक एक पॉइंट इसके पैरेलल जाएंगे, फिक्स्ड रहेंगे। कोई भी ट्रेन मूव कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए आगे बढ़िए। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है सर? अब हम लोग देखेंगे चैप्टर जो हमारा है रोटेशनल मोशन। अब समझिए, अब समझिए रोटेशनल मोशन को बाबू। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन क्या होता है? हमने बताया कि जो कोई मान लेते कोई बॉडी है, इस एक्सिस पे फिक्स्ड है, मान लो यहां पे कोई बॉडी फिक्स है, इस एक्सिस पे, यहां पे फिक्स्ड है, इस एक्सिस पे यहां पे कोई बॉडी फिक्स है। अब इसके बाद अगर मान लो इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रोटेट हुआ, यहां आया। तो इसमें जो पॉइंट्स थे ना बाबू, इसमें जो पॉइंट्स थे ना, मान लो ए पॉइंट्स है, इसमें कहीं ना कहीं ए पॉइंट्स यहीं पे आया होगा, कहीं ना कहीं यहां आ गया। ये बी पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं यहां आ गया। ये वही पॉइंट्स है, ये यहां आ गया। ये वही पॉइंट्स यहां। एक दूसरे के तो दूरी उतना ही रहेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है, एक दूसरे का बीच का डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। रिजिड बॉडी है ना? क्या ये रिजिड बॉडी है? लेकिन बाउआ क्या ये पैरेलल जा रहा है? नहीं सर, ये तो सर्कुलर पाथ को घूम रहा है। तो वही चीज ना कर रहे हैं रोटेशनल मोशन में, पाथ कैसा होगा रे बउआ? पाथ कैसा होगा सर? सर्कुलर हो जाएगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, पूरा घूम जाता तो एक सर्कल पूरा जाता। तो देख रहे हो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है जो भी पॉइंट्स हैं। तो यहां पे जो पॉइंट्स हैं, यहां पे जो पॉइंट्स है या पार्टिकल्स हैं, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। क्लियर है ना बउआ? हां सर, बिल्कुल क्लियर है सर, ये पैरेलल बिल्कुल नहीं है। यहां पे जो पार्टिकल्स है या पॉइंट्स है वो पैरेलल नहीं है। जैसे ही रोटेट किए तो इनिशियल यहां था, फाइनल यहां पे है। जो दूरी मिला के देख लो, तो जो पैरेलल रहेगा ट्रांसलेशनल के केस में, जो पॉइंट्स यहां था वही पॉइंट्स यहां है। दोनों ये पॉइंट्स यहां है, यही पॉइंट्स यहां है। क्या इस दोनों के बीच का पैरेलल दूरी है? अगर 2 मीटर होगा तो इधर 2 मीटर ही है। क्लियर है ना बउआ? ये यहां पे मान लो ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर होगा। यहां पे मान लो ये 3 मीटर था तो ये दूरी 3 मीटर ही होगा। तो पैरेलल है ना? 2 भी हो सकता है, हम क्या बोले, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो 2 रहे चाहे वो 3 रहे, दूरी तो वही रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा दूरी बुआ? पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड रहेंगे अपने एक्सिस पे। क्लियर है ना रे बाबू? जी सर क्लियर है। तो ऐसे केस को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और आगे बढ़ो, जैसे ही रोटेशनल मोशन को जोड़ दिया जाता है ट्रांसलेशनल के साथ, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन को अगर जोड़ दिया जाए ट्रांसलेशनल मोशन के साथ तो ये निकल के आता है रोलिंग मोशन। नया चीज बनता है, इसको बोलते हैं रे बउआ रोलिंग मोशन। अरे बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रे बउआ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रोलिंग मोशन, जैसे फुटबॉल को फेंकेंगे ग्राउंड पे तो फुटबॉल क्या करेगा? फुटबॉल को फेंकेंगे। रोलिंग मोशन जैसे कि मान लो कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है, ठीक है सर, घूम रहा है, कोई भी चीज घूम रहा है और ये घूमते 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 आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। जी सर, आगे भी बढ़ रहा है,
घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है, तो आगे भी डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे भी x दूरी कवर कर रहा है, और ये सर्कल में भी ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो ऐसे केस को बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। साइकिल पे चढ़े हो, साइकिल का जो पहिया है वही चीज है ना, सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है बाबू, कंबाइंड इफेक्ट होता है। क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एंड टी। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, रोलिंग मोशन। क्या होता है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है बाबू, कंबाइंड इफेक्ट होता है। किस किस का सर, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कंबाइंड इफेक्ट। समझ गए, चलो देखो, जैसे ये रोलिंग मोशन का मतलब ये ट्रांसलेशनल का एग्जांपल था। अब आगे देखो, ये रोटेशनल का एग्जांपल है। अपने ही एक्सिस पे लट्टू घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। क्लियर है ना, जैसे स्क्रोल बॉल, बॉल घूम रहा है, बॉल नच रहा है ओमेगा स्पीड से। जैसे झूला देख रहे हो, ये भी नच रहा है ओमेगा स्पीड से, घूम रहा है। जैसे कोई आदमी है, ये भी नाच रहा है, ऐसे करके नाच रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है रोटेशनल मोशन। क्या कर रहा है बउआ, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है बउआ, रोटेशनल आर मोशन कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को, अरे समझ रहे हो ना बात को, जी सर समझ रहे हैं। चलिए ये साइकिल देखो, ये जो साइकिल हमारा, साइकिल का जो पहिया है, ये पहिया भी घूम रहा है, ये पहिया भी घूम रहा है, ये कर रहा है ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो ये पहिया जो है वो कर रहा है रोटेशनल मोशन। क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। और ऐसे ऐसे करके ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो किसके कारण, ट्रांसलेशनल मोशन। आगे बढ़ रहा है, क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसी दोनों को मिला दिए, दोनों इफेक्ट दिख रहा है यहां पे, रोटेशनल का भी दिख रहा है, ट्रांसलेशनल का भी दिख रहा है, इसीलिए ये एग्जांपल है रोलिंग मोशन का। किसका एग्जांपल है रे बउआ, रोलिंग मोशन का एग्जांपल है। समझ रहे हो ना बात को, तो बॉडी समझे हम लोग, रिजिड बॉडी क्या होता है, रोटेशनल मोशन समझे, ट्रांसलेशनल मोशन समझे क्या होता है। चलिए अब देखो, कोई भी रिजिड बॉडी होगा ना, कोई भी रिजिड बॉडी होगा, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स, जो भी पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्स, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्स। उनके बीच में क्या लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। जैसे कोई बम फटा, बम फटा किसके वजह से, इंटरनल फोर्स के कारण बम फटा। हमने बाहर से थोड़े किया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाए, बम फटा। तो चलिए सर आगे हम लोग आते, प्रोसीड करते। रिजिड बॉडी टॉपिक हमारा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम लोग देख चुके हैं। रिजिड बॉडी में क्या होता है, क्या होता है सर, पॉइंट्स जो है, बिटवीन पॉइंट्स क्या है, बिटवीन पार्टिकल्स बोलो या पॉइंट बोलो, बिटवीन पार्टिकल्स या पॉइंट, डिस्टेंस या पोजीशन remains unchanged, remains unchanged। क्लियर है ना, क्लियर है ना बॉडी, रिजिड बॉडी। इसमें इंटरनल फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, लग रहा है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स के कारण इसका शेप और साइज, शेप एंड साइज कांस्टेंट है। क्या है बाबू, कांस्टेंट है। क्लियर है ना, शेप और साइज क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। ये हमारा रिजिड बॉडी है, यहां पे जो भी पॉइंट्स है, यहां पे जो भी पॉइंट्स है, यहां पे जो भी पॉइंट्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कांस्टेंट रहने वाले, चाहे तुम घुमाओ, चाहे तुम मोड़ो, चाहे तुम इधर इधर घुमा दो। ऐसे पॉइंट आगे इधर घुमा दिए तो ये दूरी एक्स ही रहेगा, ये दूरी वाई ही रहेगा। क्लियर है ना, तो इसके बीच जो पोजीशंस है, पॉइंट्स के बीच के जो दूरी है, वो अनचेंज्ड रहने वाले हैं, वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। जितना पहले थे वही बाद में रहेगा। ऐसे को ही बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं बाबू, रिजिड बॉडी। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना बच्चों, समझ गए ना रिजिड बॉडी क्या होता है। जी सर समझ गए, हम लोग समझ गए, ये चीज समझ गए। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। रोटेशन में ही हम लोग कवर करेंगे सेंटर ऑफ मास को। क्लियर है ना बाबू, सबसे बेसिक चीज को कवर करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, सेंटर ऑफ मास नाम से क्या, सेंटर ऑफ मास। मास के सेंटर को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, बिल्कुल गलत। जहां पे
किसी रिजिड बॉडी का, हम क्या बोल रहे हैं, जहां पे किसी रिजिड बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा उस जगह को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे ये रिजिड बॉडी है, इसका टोटल मास कहां कंसंट्रेटेड होगा, कैसे पता चलेगा, तो जहां पे ये बैलेंस हो जाए, जहां पे ये बैलेंस हो जाए, यहां पे पकड़ेंगे गिर जाएगा, गिर जाएगा, यहां पे पकड़ेंगे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा, देख लो यहां पे पकड़े गिर रहा है, यहां पे बैलेंस हो गया। मतलब इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास बाबू कहां है, बोलोगे बीच में, नहीं, गलत बात, कभी नहीं बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। वो डिपेंड करता है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, एक समान हर जगह मास है, तब वो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। लेकिन अगर एक समान नहीं है, यहां पे देखो पतला है पिन, यहां पे थोड़ा मोटा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या यहां होगा, पतला साइड, नहीं, याद रखना, जिधर मास होता है ज्यादा, जिधर मास होता है ज्यादा, सेंटर ऑफ मास उधर होता है। तो कहीं ना कहीं इधर तो नहीं होगा, बीच में रखे नहीं है, बीचों बीच तो हो नहीं सकता है, मास इधर ज्यादा है, तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो ये है सेंटर ऑफ मास, जहां पे बैलेंस हो गया रिजिड बॉडी, जहां पे रिजिड बॉडी बैलेंस हो गया, जहां पे रिजिड बॉडी बैलेंस हो गया, वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे, तो वहां पे होता है, कहां पे, रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी में वहां पे होता है जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास, एक चीज और बोल सकते हो कि बॉडी बैलेंस कर गया है, मतलब यहां पे नेट टॉर्क क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के केस में टाउ नेट क्या होगा, ये जीरो, नेट टॉर्क जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया, रोटेट करेगा ही नहीं, घूमेगा तब तो टॉर्क आएगा, तो नेट टॉर्क बोलोगे जीरो, क्या बोलोगे, जीरो। तो रिजिड बॉडी के केस में सेंटर ऑफ मास बाबू किसी भी बॉडी का कहां होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कहां पे कंसंट्रेटेड होता है, उसके किसी भी बॉडी के मास के सेंटर में बोलोगे, कंसंट्रेट होता नहीं। क्लियर है ना, सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर कंसंट्रेट होता है, क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे, एनी पॉइंट। तो सेंटर मास क्या होता है, एनी पॉइंट। तो लिख सकते हो टोटल मास ऑफ बॉडी, total mass of body concentrated at a single point, total mass of body concentrated at a single point, किसी एक सिंगल पॉइंट पे पूरे बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट होगा। मेरा भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है जहां पे बैलेंस हो जाए, हम जहां से गिरना नहीं हो, तो वहां पे मेरा टोटल कंसंट्रेट है मास पूरे बॉडी का, उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होगा, सेंटर ऑफ मास क्या सेंटर में होता है, ऐसा नहीं है, सेंटर में ही होगा। हम क्या बोले, अगर एक समान मास है तो सेंटर में होगा, पॉसिबल है, लेकिन अगर मास अलग अलग है, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं भारी, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास हम लोगों को याद रखना है कि जिधर ज्यादा मास उधर शिफ्ट होता है। क्लियर है ना सेंटर ऑफ मास, और इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर मेरे को और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू, तो टोटल मास ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पे टोटल मास कंसंट्रेट होगा। जैसे कोई आदमी है, ये बोलेगा ले मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है बे, तो बोलोगे जैसे कि ये आदमी है गोलू मोलू सा, बोलेगा मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है, मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है, तो किधर है ज्यादा मास, नीचे कम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में तो नहीं होगा, कहीं यहां शिफ्ट हो गया होगा सेंटर ऑफ मास। तो याद रखना ये है हैवियर है, ये क्या है, हैवियर पार्ट है, ये क्या लाइटर पार्ट है, तो कहीं हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट किया होगा, तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। एक टर्म आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम लोग रिस्पेक्ट लेते हैं अर्थ पे, हम लोग है अर्थ सरफेस पे, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के ही बराबर होता है, सेंटर ऑफ मास के ही बराबर होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, जो छोटा जी है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट होता है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्विवेलेंट है अर्थ सरफेस पे। क्लियर है ना, जहां पे जी कांस्टेंट है, क्या है, जी कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होता है कि नहीं होता है यार। तुम 10 मंजिला फ्लोर पे चल जाओ या 5 मंजिला फ्लोर पे चल जाओ, मेरे को अर्थ ग्रेविटी इतना ही ना लगाएगा, जी सर लगाएगा। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए, बॉडी का टोटल भार जहां पे बैलेंस हो जाए, नेट टॉर्क क्या हो जाए, नेट टॉर्क क्या हो जाए, टाउ नेट क्या हो जाए,
ये 0 हो जाए, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है रोटेशनल कॉज करने वाला फोर्स। मान लो कोई चीज केवाड़ी को खोल रहा है, फोर्स दे रहे हैं ना, उस वजह से केवाड़ी खुल रहा है, रोटेशन हो रहा है उसमें, तो रोटेशन कॉज करने वाला फोर्स का नाम होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। याद रखना, टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क जो होता है ना, ये होता है रोटेशन कॉज करता है। क्या करता है? रोटेशन कॉज करता है, कारण होता है रोटेशन का, रोटेशन कॉज करने वाला फोर्स होता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? किसी भी चीज को रोटेट करता है, टॉर्क की वजह से हम लोग केवाड़ी का गेट खोलते हैं या बंद करते हैं, यहां पे टॉर्क अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है बाबू? टॉर्क अप्लाई होता है। क्लियर है ना? बात को समझ रहे हो ना? जी सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे को कंसेप्ट को क्लियर कर दें, क्लियर कर दें। क्लियर है ना बाबू? चलिए, तो हम लोग समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। टू मास इतना 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 ग्राम, वेलोसिटी इतना। देखो, इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। सेंटर ऑफ मास हमारा टॉपिक है। तो देखो, अगर बहुत सारा मास डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो ये x है, ये y है, मान लो एक मास यहां पे m1 रख देते हैं, यहां पे मास m2 रख देते हैं, यहां पे मास m3 रख देते हैं, यहां से यहां का दूरी मान लेते r1, यहां से यहां का दूरी मान लेते r2, और यहां से यहां का दूरी मान लेते r3। तो आपको कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास। क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ मास। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? निकालने के लिए जैसे निकालोगे r, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास, तो ये निकालोगे, बोलोगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। जो निकल के आएगा ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हमारा? ये हमारा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो निकल के आया वो क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहां का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने बोलेगा, तो ये हमारा निकल के आएगा। कर दोगे, जो m1 है इसको r1 से गुना, m2 को r2 से गुना, m3 को r2 से गुना, तो इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कि इसका, इस तीनों पार्टिकल्स का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा। क्लियर है ना बाबू? समझ रहे हो ना बात को? जी सर समझ रहे हैं। इसी केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं। ये पोजीशन तो आराम से निकल जाएगा। अगर मान लो कहेगा डिस्प्लेस किया, मान लो कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये इधर की ओर डिस्प्लेस किया 1 मीटर, ये इधर की ओर गया 2 मीटर। अब आपसे पूछेगा इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अच्छा सर, दोनों किसी किसी सरफेस पे था, ये इधर गया 1 मीटर, ये इधर गया, शिफ्टिंग किया, तो यहां पे शिफ्टिंग हो गया ना, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले कहां था हमको नहीं पता, लेकिन अब जो ये शिफ्ट किया है, एक पहले जहां था, मान लेते दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। अब देखो, दोनों 1 मीटर इधर गया, ये 2 मीटर इधर गया, तो अब ये घुसक के कहां जाएगा? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट घुसक के कहां जाएगा? ये पॉइंट घुसक के या तो कहीं यहां आएगा या तो कहीं यहां आएगा, लेकिन कहां जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है, तो मान लो ये आदमी था 50 किलो का, ये आदमी था 100 किलो का। अब तो हम गौर कर सकते हैं कि ये इधर गया, सेंटर ऑफ मास कहीं इधर घुसका होगा। अरे वाह, बात तो सही है, हैवियर बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास जाता है। अब यहां पे तुम निकाल सकते हो, अब यहां पे तुम, क्योंकि सेंटर यहां पे कहीं ना कहीं था, अब ये डिस्प्लेस क्या होगा? हैवियर बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास। अब कैसे निकलेगा? तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे, वो हो जाएगा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब निकालो, तो क्योंकि अब डेल्टा चेंज कितना किया है, तो निकालो r सेंटर ऑफ मास कितना था बउआरे? m1 50 1 मीटर गया, 50 गुने 1 प्लस m2 कितना है रे बाबू? 100 और 2 गया, तो 100 गुना 2। अब ये निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100। अब देखो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अब यहां से क्या हो जाएगा? RCOM निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 और प्लस ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 150। तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 150 गया, 25 25 5 तिया 15 5/3 आया। तो इतना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदला होगा। तो सर, तो यहां गया इधर की ओर 5/3 शिफ्ट हुआ। समझ रहे हो ना?
हमेशा याद रखना, हैवियर बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, हैवियर बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है। चलिए सर समझ गए, ये चीज समझ गए हम लोग, सेंटर ऑफ मास निकालना समझ गए। अब अगर आपसे पूछेगा, हम तो पोजीशन निकालना समझ गए, अब अगला चीज अगर कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, अब इसी केस में हम तो पोजीशन सीख लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कुछ नहीं, यहां भी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, तो ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है बाबू ये निकल के आ जाएगा, ये करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये करोगे तो। अब चलो जो सवाल पूछा है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना और इतना, तो मास दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम m1, इसको मान लेते हैं हम m2, तो कह रहा है वेलोसिटी 10 आई कैप एगो है तो इसको मान लेते हैं v1, और एगो इतना इसको मान लेते हैं हम v2। निकाल सकते हो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास vcom, क्या होता है m1 कितना है 200, v1 कितना है सर 10 आई कैप, प्लस m2 कितना है 500, और v2 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय 200, मास को जोड़ दो, कितना निकल के आएगा, 200 को करोगे तो 2000 आई कैप प्लस 500 को करोगे तो 5 दिया 15 आई कैप प्लस 25 जे कैप डिवाइडेड बाय 700। अब इसको करो VCM निकालो, तो यहां पे कितना होगा, आई कैप और आई कैप जुड़ जाएगा, 2000 3000 3500 आई कैप प्लस 2500 जे कैप डिवाइडेड बाय 700। अब यहां से तुम कर सकते हो कि 100 को बाहर 100 कटेगा, तो यहां 100 को बाहर कर सकते हो, तुम कर सकते हो ना बउआ, और क्या लिखोगे यहां पे 35 आई कैप प्लस, क्योंकि 5 7 प्लस 25 जे कैप डिवाइडेड बाय 700, 00 से 00 कट गया, ऐसा 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 ऐसा। चलो इसको और सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, 7 करो 7 5 35, 5 आई कैप प्लस 25 जे कैप बट्टा 7, यही ना आएगा, 5 आई कैप प्लस, क्योंकि 7 से ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, तो ये 5 आई कैप प्लस ये है। क्लियर है ना, क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना। देखो इसको मिटा देते हैं हम, इरेज करते हैं, देखो दिख रहा है ना। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। हम तो आज बहुत बेसिक चीज बताए हैं, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाए हैं, इससे भी एडवांस हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्चुअली में क्या काम है। तो हम लोग समझ गए कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे, हम लोग जान गए सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास कंबाइनिंग टू मास, दो मास कंबाइन किया है, एम और स्मॉल एम, बड़ा एम ये कैपिटल है, तो दोनों मास को जोड़ दिए हो, एक हैवियर है एक स्मॉलर है, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, तो पहले बोले हैवियर मास की तरफ शिफ्ट करता है, कैपिटल एम बड़ा है टुवार्ड्स कैपिटल एम, हैवियर मास की तरफ शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। अगर तुमको पता है तो बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो। क्लियर है ना बाबू। चलिए चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फाइंड करेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में सेंटर ऑफ मास जानेंगे। क्लियर है ना। यूनिफॉर्म के बारे में जाने, किसी बॉडी का स्क्वायर का सेंटर, स्क्वायर जैसे प्लेनर जैसे किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, दबा करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करेंगे कि लेक्चर में स्वाद कैसा था, लेक्चर में स्वाद कैसा था, लेक्चर में मजा आया कि नहीं मजा आया, इंटरेस्ट लेक्चर था कि नहीं था। ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग अलविदा लेते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।